हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग द बार और ये पोएम लिखी गई है आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर थे और ये पढ़ते थे विक्टोरियन एज में। ठीक है फ्रेंड्स, विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1901 तक था। तो इस समय क्या थी, विक्टोरिया थी, उसको उसके जो लाइफ स्पान थी उसी को, उसके रेन को विक्टोरियन एज कहा जाता है। तो ये जो पोइम है द क्रॉसिंग क्रॉसिंग द बार है, तो ये इसमें क्या है, हमें टेनिसन की डेथ के ऊपर फिलोसफी मिलती है कि डेथ को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, डेथ के ऊपर क्या जनरल थिंकिंग है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ये पोइम लिखी गई थी लगभग 80 ईयर जब इनकी एज हो गई थी टेनिसन की, तो उस वक्त ये लिखी गई थी। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोइम इस वीडियो लेक्चर में, अबाउट द पोइट, अबाउट द पोइम, सेटिंग ऑफ द पोइम। सेटिंग में हम देखेंगे कि ये पोइम किस हिसाब से लिखी गई थी, उनके माइंड में क्या था। टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ द पोइम, और इस पोइम का टेक्स्ट एनालिसिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द पोइट। आल्फ्रेड लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है उपाधि। इनको एक डिग्री दी गई थी और उसका नाम वो दी गई थी लॉर्ड की, और ये दिया गया था शायद किंग के द्वारा, ब्रिटिश किंग के द्वारा। क्योंकि टेनिसन 1850 में पोइट ल्यूरोट बने थे। ठीक है, तो इसलिए इनको एक लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। 1809 टू 1892, तो ये इनकी लाइफ स्पान थी। मतलब 1809 में इनकी बर्थ थी और 1892 में इनकी डेथ थी। इज फुल आल्फ्रेड टेनिसन इंग्लिश पोइट, ये इंग्लिश पोइट है, ऑफन रिगार्डेड एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज इन पोइट्री। पोइट्री के अंदर जो विक्टोरियन एज थी, मतलब इंग्लिश लिटरेचर की जो विक्टोरियन एज थी, उसमें पोइट्री के अंदर जो चीफ थे उनमें इनको खास माना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये उनके मुख्य माना जाता है। अमंग इस फेमस वर्क्स हैं, इनके जो मुख्य वर्क्स है वो देख लीजिए। लोटस ईटर्स, लोटस ईटर्स है यूलिसस और उसके दोस्तों की कहानी है, काफी फेमस है ये भी। द पैलेस ऑफ आर्ट है, द लेडी ऑफ शेलोट है, यूलिसस। पोइम्स है, द प्रिंसेस है, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम एक इलेजी है जो कि इनका एक फ्रेंड है, उसकी डेथ के ऊपर लिखी गई है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, ये क्रीमियन वार के ऊपर लिखी गई एक पोइम है, बहुत ही फेमस पोइम है। आइडल्स ऑफ द किंग, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बिग वर्क है टेनिसन का। और एक इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है विलेज ट्रेडी, उसका नाम है द प्रोमिस ऑफ मे। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉसिंग द बार, और बहुत सारे इनके वर्क्स हैं। तो चंदे जान लेती हैं पोइम के बारे में कि पोइम किसके बारे में है। क्रॉसिंग द बार इज ए पोएम बाय ब्रिटिश विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्रॉसिंग द बार इज ए पोएम इन विच ए स्पीकर कन्फ्रंट्स द रियलिटी ऑफ इमिनेंट डेथ। मतलब जो इमिनेंट मतलब कि जो नजदीक आ रही है उनकी, उस डेथ का कन्फ्रंट करता है, मतलब उसका सामना करता है, उससे मृत्यु की रियलिटी का सामना करता है ये पोइट स्पीकर। एंड फाइंड्स ए काइंड ऑफ पीस इन थॉट ऑफ डाइंग, और मरने का जो विचार है ना, ये मेरी स्वाभाविक मृत्यु हो जानी है, उसमें वो एक प्रकार की शांति महसूस करता है। रेदर देन बीइंग स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है डरना, घबराना, तो डरने या घबराने के बजाय, बाय डेथ मृत्यु से डरने और घबराने के बजाय, द पोइट प्रेजेंट्स इट इज ए मेयर ट्रांजिशन इनटू अनदर काइंड ऑफ लाइफ। मतलब एक लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो इस अर्थ पे हैं, उससे निकल के हम क्या करेंगे, हेवन की ओर जाएंगे, तो वो हमारी दूसरी ट्रेवलिंग शुरू हो, दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको इन्होंने ट्रांजिशन बोला है, मतलब सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है इस लाइफ से दूसरी लाइफ में, तो एक ट्रांसफर इन्होंने समझा इसको। और ये किस में होता है, द क्रिश्चियन आफ्टर लाइफ, तो क्रिश्चियन लाइफ के अंदर ये सब माना जाता है। द स्पीकर कंपेयर्स दिस टू द क्रॉसिंग ऑफ ए सैंड बार। सैंड बार होता है नदी का मुहाना जहाँ पे रेत हो। जैसे मान लेते हैं ये कोई छोटी नदी है, आगे जाके यहाँ पे ये जब फैलती है ना, समुद्र में गिरती है, तो वहां पे क्या है कि ये फैल जाती है। तो ये जो मुहाना है ना,
किसको पोइट कह रहा है कि ये मेरी लाइफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरी लाइफ थी जो अपनी अर्थ पे है, इसके बाद में जो हेवन है, जो गॉड का प्लेनेट है, उस पे मेरी लाइफ शुरू नहीं है। तो ये जो बीच का एरिया ना, ये इसको वो सैंड बार बोलता है। ये डेथ की प्रोसेस है यहाँ पे। तो पोइट इसी डेथ की प्रोसेस को सैंड बार बोलता है। ठीक है, ये पोइम है ना, एक सिंबॉलिकल पोइम है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंबॉलिकल मीनिंग है। द स्पीकर कंपेयर्स दिस मतलब इस डेथ की प्रोसेस को है ना, टू द क्रॉसिंग ऑफ ए सैंड बार, एक नदी के मुहाने को, एक रेतीले एरिया को क्रॉस करने का बताता है कि उसकी तुलना उससे करता है वो। द काइंड दैट मार्क्स द शिफ्ट, इस प्रकार का सैंड बार है वो जिसमें शिफ्ट होता है कहाँ से, जो कोस्टल एरिया टू ए सी और ओशन, जो कि कोस्टल एरिया से समुद्र में मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये कोई छोटी नदी है और ये उसका मुहाना है जहाँ पे कोस्टल एरिया है, और ये बड़ा समुद्र है, सागर है। तो इसके अंदर मिलने का जो प्रोसेस है ना, उसको ये सैंड बार का बता रहा है। ठीक है, और इसी को पोइट ने डेथ बोला है। और डेथ का कंपैरिजन है वो इस सैंड बार से हुआ है। एंड आस्क्स दैट देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल ऑन देयर बिहाफ है। पोइट ये भी बताता है कि उसकी मृत्यु के ऊपर उसके जो सगे संबंधी है, देयर बिहाफ मतलब उनकी तरफ से कोई भी दुख की विदाई नहीं दी जाए उनको, मतलब दुख भी विदाई नहीं दी जाए, क्योंकि मृत्यु एक स्वाभाविक है। ठीक है, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रोसेस है जो नेचर के द्वारा डिसाइड किया हुआ है। द पोएम इज दस इनहेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग डेथ, मतलब मृत्यु को स्वीकार करने के पक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये जो पोएम है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। विद द कन्फ्रंटिंग नॉलेज ऑफ गॉड्स लव एज सोलेस, मतलब एक सन्यासी के रूप में, या एक ऐसा मान सकते हैं कि एक सोलेस के रूप में गॉड का जो जगह है, गॉड का जो प्यार है, उसको एक्सेप्ट करने का, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने का एक मीडियम है ये पोएम। तो अब जान लेते हैं इसकी सेटिंग क्या है। द पोएम वॉज रिटन इन 1889, मतलब 1889 में लिखी गई थी। इट इज ए मेटाफोरिकल मेडिटेशन ऑन डेथ, तो एक ये मेडिटेशन है डेथ के ऊपर है। विच सीज द स्पीकर कंपेयरिंग डाइंग, मतलब मृत्यु की तुलना किससे की गई है, मरने को, और ए सर्टन वे ऑफ डाइंग, मतलब एक निश्चित तरीका जो मरने का है ना, उसकी तुलना की उन्होंने। टू जेंटली क्रॉसिंग द सैंड बार बिटवीन ए कोस्टल एरिया एंड द वाइडर सी ओशन, मतलब एक सैंड बार है जो कि एक कोस्टल एरिया और एक वाइडर सी या ओशन से लिंक्ड है, उसको क्रॉस करना मतलब डेथ की प्रोसेस है वो। इन एसेंस सार में हम कह सकते हैं, इट इज ए पोएम दैट आर्ग्यूज दैट डेथ इज इन फैक्ट ए काइंड ऑफ कंफर्ट, मतलब एक प्रकार की सुविधा है, एक प्रकार का आराम है मृत्यु में भी। किस प्रकार से, ए पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन द स्पीकर्स रिलीजियस फेथ इन द आफ्टर लाइफ, मतलब हमारी मृत्यु के बाद में एक जीवन होता है, उस जीवन में हमें शांति मिल जाती है, क्योंकि सांसारिक दुखों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो एक पोइम और भी है जो जॉन डन की है, और उस पोइम का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। अगर आपने नहीं देखी है तो उस पर एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी पोइट डेथ को चैलेंज करता है। और यहाँ पे क्या है, डेथ को चैलेंज नहीं करके उसको एक्सेप्ट करता है। जॉन डन उस पोएम में हमें आफ्टर लाइफ के बारे में बताता है कि मृत्यु के बाद में जो सपने आते हैं वो और भी स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं, और भी मधुर होते हैं, और उनमें कोई उठने की ऐसी कोई सिरदर्दी नहीं होती। तो हमें उसके बारे में पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, अकॉर्डिंगली द स्पीकर वांट्स टू डाई क्वाइटली एंड डेंटली। अब इस आफ्टर लाइफ की जो थ्योरी है, रिलीजियस फेथ है, उसके हिसाब से जो स्पीकर है वो बिल्कुल शांति से और आराम से मरना चाहता है, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, भय के। रीअश्योर्ड बाय द नॉलेज दैट व्हाट कम्स नेक्स्ट इज मीटिंग द गॉड, अपने आप को इस बात से पूरी तरह पक्का कर लेता है, इस ज्ञान से, इस बात से कि मृत्यु के बाद में क्या आना है, वो आना है भगवान से, उसकी मुलाकात, उस गॉड से मिलना उसका। क्रॉसिंग द बार वाज रिटन शॉर्टली बिफोर टेनिसंस ओवन डेथ, उनकी मृत्यु से थोड़ा सा पहले इसको लिखा गया था।
and is the poem that Tennyson wanted placed at the end of all future collections and editions of his poetry। और ये वही पोएम है जिसको टेनिसन की ये विश थी कि उसकी मृत्यु के बाद में जो भी उनके फ्यूचर के कलेक्शंस आए या एडिशंस आए ना पोइट्री के, उनके सबसे पहले इसको जोड़ा जाए। ठीक है, उसके साथ इसको जोड़ा जाए। टेक्स्ट देखते हैं अपने। सनसेट एंड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें क्या है, विनस ग्रह को बोलते हैं, विनस प्लेनेट को। और सनसेट का मतलब हो गया सूर्य का छिपना। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है वो सिंबॉलिकल है। पोइट ये बात बोल रहा है कि सनसेट एंड इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार होने का मतलब है कि रात शुरू हो गई है, और सनसेट का मतलब है कि दिन ढल गया है। तो ये भी पोइट बोलता है कि मेरी उम्र है वो 80 के करीब पहुंच गई है, मेरी जो लाइफ है उसका जो सन है वो सेट हो गया है, और लाइफ के बाद में जो डेथ है, मतलब जो नाइट है, जो रात है वो शुरू होने वाली है, और उसमें मुझे क्या है, इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, मतलब कि मुझे डेथ दिखाई दे रही है मेरी। ठीक है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। और अब पोइट कहता है कि मेरे लिए ना कॉल आ गई है। कॉल किसकी? डेथ की। और वो कहाँ से? ये हेवन से, कि मेरी उम्र पूरी होने वाली है और मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार। बार मीन्स सैंड बार, वो मुहाना जहां से डेथ की प्रोसेस होनी है, जहां से क्रॉसिंग होनी है, जहां से डेथ की प्रोसेस होनी है, तो उसको बार बोला इन्होंने। अब पोइट बोलता है कि मेरे मरने पे कोई भी मॉर्निंग नहीं होगी। ठीक है। व्हेन आई पुट आउट टू सी। जब पोइट कहता है कि मैं जब उस बार को क्रॉस करके, उस रिवर से आने के बाद में उस सैंड बार को क्रॉस करके उस सी में जाके गिरूंगा, तो उस दौरान है ना कोई भी मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता पोइट कि मेरे मरने के ऊपर लोग विलाप करें, रोना धोना करें, मॉर्निंग करें। दूसरा इसका मीनिंग ये है कि जब मैं यहाँ से गुजरूं ना, इस प्रोसेस से गुजरूं, इस बार से गुजरूं, तो समुद्र भी बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल मुझे माहौल चाहिए। तो ये तभी कह रहा है कि मॉर्निंग, मतलब दो इसकी मीनिंग है, एक तो रोना धोना, दूसरा है कि समुद्र में भी शांति होनी चाहिए। नेक्स्ट, बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप। अब पोइट कहता है टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म। अब ये कहता है कि मुझे जब मृत्यु आए, इसका मतलब ये है कि जो समुद्र है उससे बड़ी लहर आए, मुझे सैंड बार से अपने अंदर समा के ले जाए, मतलब मृत्यु मुझे अपने अंदर समा लेना, तो उस वक्त ऐसा लगना चाहिए जैसे समुद्र से बड़ी लहर आती है, टाइड आता है। टाइड मतलब बड़ी लहरें। मूविंग, ऐसा लगना चाहिए कि वो बिल्कुल शांत हो, अस्लीप हो। और वो साउंड और फॉर्म में होती है लहरें, लेकिन वो क्या है कि शांति से मरना चाहता है, बिल्कुल जेंटली और क्वाइटली। ठीक है। वो पोइट ऐसी उसकी विश है कि मुझे शांति से मृत्यु मिले। तो इसमें साउंड और फॉर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बड़ी लहर होनी चाहिए, सच ए टाइड, मतलब बड़ी लहर होनी चाहिए वो। ठीक है। when that which drew from out the boundless deep। अब वो कहता है कि जब इस बाउंडलेस डीप मतलब सी बॉटम, और सी बॉटम का यहाँ पे मतलब है कि मृत्यु की गहरी नींद में, जब मैं मृत्यु की गहरी नींद में चला जाऊं, तो कोई भी साउंड या फॉर्म नहीं होना चाहिए। टर्न्स अगेन ऑन, जब मैं इसमें डूब जाऊं, इस गहरी नींद में, इसका मतलब यह है कि टर्न्स अगेन ऑन मतलब कि मैं भगवान के पास वापस चला जाऊं, जहां से मैं आया था और वहीं से मैं वापस चला जाऊं। तो अगेन होम, इस होम का मतलब यह है कि भगवान के पास चले जाना। नेक्स्ट देखिए, ट्वीलाइट एंड इवनिंग बेल। अब कह रहा है कि अंधेरा हो रहा है, और इवनिंग बेल मतलब कि नेल, नेल होता है फ्रेंड डेथ टोल, मतलब कि मृत्यु की घंटी। तो मेरी मृत्यु की घंटी बज चुकी है। एंड आफ्टर दैट डार्क, और इसके बाद में तो अंधेरा होना ही है, नाइट आएगी। यहाँ नाइट का मतलब है डेथ से। ठीक है। अब पोइट कह रहा है कि अंधेरा हो रहा है और घंटियां बज चुकी है,
और इसके बाद में नाइट आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी और मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। अब पोइट है ना, जो स्पीकर है, वो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बोलता है कि मुझे कोई दुख भरी विदाई न दे, मुझे फेयरवेल है ना वो सैडनेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और मुझे मृत्यु मृत्यु को स्वीकार करना है, तो इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए। वेन आई इम्बारक, इम्बारक का मतलब होता है चढ़ना, जहाज पे चढ़ना। अब पोइट कहता है कि जब मैं उस नदी से आके इस क्रॉस करूं इस सैंडबार को और इस समुद्र में जाऊं, मैं इस समुद्र का मतलब है कि मैं गॉड के पैलेस में जाऊं, ईश्वर की जगह पे जाऊं, तो मुझे कोई फेयरवेल करने में दुख का आलाप न करे, दुख का विलाप न करे, तो मैं शांति से मरना चाहता हूँ। फॉर दो फॉर दो फ्रॉम आउट आवर बोर्न द टाइम एंड प्लेस। अब पोइट कहता है कि जब मैं उस जहाज पे चढ़ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउट आवर बोर्न, बाउंड्री, बोर्न का मतलब बाउंड्री से, ठीक है, तो बाउंड्री का मतलब ये हो गया टाइम एंड प्लेस, जगह और समय है ना, उनकी बाउंड्री से मैं परे हो जाऊं, क्योंकि वो बाउंडलेस एरिया है जो कि गॉड का पैलेस है, ठीक है, गॉड की जगह का कोई माप तो है नहीं, तो उस जगह में मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो क्या है, बाउंड्री लेस हो जाएगी जगह टाइम और प्लेस की रिगार्डिंग। द फ्लड में बेयर मी फार। अब जो उस समुद्र में फ्लड आएगा, सी में फ्लड आएगा ना, वो मुझे उड़ा के बहुत दूर समय और जगह की बाउंड्री से दूर ले जाएगा। अब पोइट लास्ट लाइन में एक खास बात बताता है, आई होप टू सी माई पायलट्स फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार। अब पोइट कहता है कि मैं इस नदी से इस मुहाने पे पहुंच गया, और मुहाना है उसको मैं क्रॉस करूंगा, और क्रॉस करने के बाद में मैं उस सी पे पहुंच जाऊंगा, और सी का मतलब यहाँ पे गॉड है, मतलब मैं भगवान के एरिया में पहुंच जाऊंगा, हेवन पे पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा ना, इस जहाज पे बैठ के, जो कि बाउंड्री लेस हो जाएगी जगह, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने पायलट को फेस टू फेस देखूंगा। पायलट का मतलब गॉड से फ्रेंड्स हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैं अपने गॉड को फेस टू फेस देखूंगा। कब देखूंगा, जब मैं क्रॉस कर दूंगा इस बार को, और बार का मतलब है सैंड बार, इस मुहाने को, मतलब कि मैं डेथ की प्रोसेस को पूरा कर दूंगा, तब मुझे भगवान मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की पोएम, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर